Hello students, in this video we are going to do our NCERT example 5.9. Let's see what we have in this problem. हमसे पूछा गया है what is the acceleration of the block and the trolley system shown in the figure. देखिए ये हमें एक सिस्टम दिया है. We have a सरफेस, ये हमारे पास एक सरफेस है एंड दिस इज पुली. एक मूविंग बॉक्स है विच कैन स्लाइड ऑन दैट सरफेस, जो इस सरफेस पर स्लाइड कर सकता है. दिस बॉडी इज अटैच्ड बाय अ स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज गो थ्रू अ पुली एंड अटैच्ड बाय अनदर बॉडी W. ठीक है, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दिस एंड दिस. ओके, चलिए मैं इसको नाम दे देता हूं. वैसे तो नाम गिवन ही है, ठीक है. चलिए आप चाहे तो इसको आप अपनी तरफ से बॉडी A और इसको बॉडी B बोल सकते हैं. ठीक है, हमने इनको अपनी तरफ से नाम दे दिया. तो जो बॉडी A है वो सरफेस पर एग्जिस्ट करती है और जो बॉडी भी है वो एक स्ट्रिंग से हवा में लटकी हुई है. चलिए, तो हमसे कहा गया है कि इस पूरे सिस्टम का जैसे ही ये बॉडी डाउनवर्ड मोशन करेगा, देखिए ये जो बॉडी है B ये मूव करेगा डाउनवर्ड, ठीक है, एक एक्सेलरेशन से. तो जैसे ये मूव करेगा तो ये जो ट्रॉली है, दिस ट्रॉली, दिस विल आल्सो मूव in this direction by the same acceleration. Okay, जितना एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ट्रॉली फॉरवर्ड मूव करेगा. तो हमसे ये एक्सेलरेशन पूछा गया. दूसरी बात, वो स्ट्रिंग जिसने इन दोनों को बांधे हुए है उसमें भी क्या आ जाएगा, एक टेंशन. तो हमसे ये पूछा गया है. तो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन. तो वी विल सॉल्व वन बाय वन. एक बार हम इस जो हैंगअप बॉडी है एयर में, इस बॉडी भी इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे और एक बार हम इस ट्रॉली के लिए इक्वेशन बनाएंगे एंड वी विल सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो सबसे पहले एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, हम इस बॉडी के लिए इक्वेशन बनाते हैं. फॉर द बॉडी B, ये जो बॉडी हवा में है, जरा इसको देखिए, 3 किलोग्राम की जो बॉडी है, ठीक है. तो इसका जो वेट है वो कितना दिया हुआ है, 330 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है. और ऊपर की ओर जो फोर्स है वो कितना है, देखिए डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 30 न्यूटन. अपवर्ड फोर्स कितना है, टेंशन. और क्या ये बॉडी नीचे जा रही है या ऊपर, ये बॉडी नीचे जाती है. क्लियर हो गया. तो जिधर मोशन है वो फोर्स ज्यादा होगा और अपोजिट फोर्स क्या होगा, कम. तो इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन होता है, यही मेन चीज आपको सीखनी है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये सीधा सा फॉर्मूला आप जानते हैं. ओके, नेट फोर्स देखिए, तो यहां पर कितनी फोर्स है, दो फोर्स, 30 डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड और मोशन नीचे की तरफ है. तो जिधर मोशन होता है उस तरफ का फोर्स ज्यादा होता है. तो मोशन क्या है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा. तो ज्यादा में से अपोजिट फोर्स को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा नेट फोर्स. मास हम किसके लिए बात कर रहे हैं, इक्वेशन किसके लिए बना रहे हैं, 3 किलोग्राम के लिए. ओके, और एक्सेलरेशन कितना है, A. चलिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो हमने इसके लिए क्या बना लिया, इक्वेशन बना लिया. चलिए अब हम बात करते हैं फॉर द बॉडी A यानी ट्रॉली. ट्रॉली के लिए इक्वेशन बनाते हैं. तो देखिए ट्रॉली के लिए क्या कंडीशन गिवन है हमारे पास, ये ट्रॉली हो गया. चलिए इस तरफ कौन सा फोर्स है, व्हाट इज द फोर्स इन दैट साइड,
टेंशन, इस तरफ क्या फोर्स है, टेंशन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स है बताइए, इस तरफ है फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी क्या है, ट्रॉली क्या है, मोशन में है, और इसका खुद का वेट कितना है, 20 किलोग्राम। चलिए भाई इक्वेशन बनाते हैं, वही नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स, तो प्यारे बच्चों मोशन किधर है, मोशन है इस तरफ, तो जिधर मोशन है उधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगा, T माइनस फ्रिक्शन, मास कितना है 20 और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा A। क्लियर हो गया। चलिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, आप सभी को मालूम है, F इज इक्वल टू, फ्रिक्शन का फॉर्मूला F इज इक्वल टू म्यू आर, ये हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए, और R किसके बराबर होता है, mg के लिए। देखिए ये R क्या है, ये R है रिएक्शन जो सरफेस देगा किसको, ट्रॉली को। क्यों, क्योंकि ये ट्रॉली अपना वेट mg किधर लगाएगी, डाउनवर्ड। क्या ये बात समझ आ गई, तो यहां R की जगह क्या लिख सकते हैं, mg। ये सारी बातें आपको पता है, इज दैट क्लियर। चलिए T माइनस, क्या म्यू की वैल्यू हमें मालूम है, यस बिल्कुल मालूम है, 0.04। m की वैल्यू किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, 20 के लिए, और g की वैल्यू कितनी है 10, ये हमें गिवन है, इज इक्वल टू कितना 20a। चलिए T माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वी विल गेट 8, 20a। चलिए वी गेट इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तक प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हमने दोनों सिस्टम पर वर्क किया, और दोनों सिस्टम के लिए हमने क्या, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के वी हैव गॉट द टू इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो ये है टेंशन और एक्सेलरेशन में, और ये भी टेंशन और एक्सेलरेशन में। और छोटी क्लास में आपने मैथ्स किया होगा कि आपको दो इक्वेशन मिलते थे x और y के, और उन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यूज निकालते थे। अब ये बस ये सवाल इतना ही बचा है, तो नाउ वी विल टेक दिस टू इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए इनको मैं जरा, एक इक्वेशन आया मेरा 30 माइनस t इज इक्वल टू 3a, और दूसरा इक्वेशन है t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a। चलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अब हम इन दो इक्वेशंस को यूज करके अपने रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, तो अपना पहला इक्वेशन क्या है, वी हैव 30 माइनस t इज इक्वल टू 3a, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलिए भाई क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, पहला काम हम यही करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कीजिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, तो दिस विल बिकम 30 माइनस t प्लस का t माइनस 8, ये टर्म इसके साथ ऐड हो जाएगा, एंड 3a प्लस 20a, तो वी विल गेट 30 माइनस t प्लस का t माइनस का 8 इज इक्वल टू 23a, t से t कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा, 30 माइनस 8 वी विल गेट 22, 23a, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा 22 ओवर
23, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.96. दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, अब इस a की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें, यू विल गेट योर आंसर. इट डजंट मैटर कि आप a की वैल्यू किस में रखते हैं. ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं. बाय इक्वेशन 1 30 माइनस t इज इक्वल टू 3a. तो यहां से t कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू 30 माइनस 3a. t इज इक्वल टू 30 माइनस 3. a की वैल्यू कितनी है? 0.96. 0.96. t इज इक्वल टू 30 माइनस, चलिए इसकी जरा मल्टीप्लाई कीजिए. व्हाट वी विल गेट? 6 3 जा 18, वी विल गेट 1. 9 3 जा 27 और 1 कैरी 28. 2.88 वी विल गेट. तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट 27.12 न्यूटन. तो ये था हमारा सॉल्यूशन. दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड दिस इज द एक्सेलरेशन बाय विच द बोथ सिस्टम इज गोइंग टू बी मूव. दैट्स ऑल. Okay students, now we discuss the topic how we can reduce the friction and how we can increase the friction. हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कब करना चाहते हैं और इंक्रीज कब करना चाहते हैं? Whenever friction is not in our favor, that time we decide to reduce the friction, and whenever the friction is in our favor, that time we decide to increase the friction. लाइफ में अलग अलग इवेंट में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो वहां हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. और लाइफ में अलग अलग इवेंट में कई बार हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है, तो वहां हम फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं? इंक्रीज करते हैं. लेट्स सी. तो सबसे पहले मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. नंबर 1, बाय पॉलिश एंड लुब्रिकेशन. अगर हम सरफेस पर कोई पॉलिश या कोई लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं, लुब्रिकेंट यानी ऑयल, ग्रीस, समथिंग लाइक दैट, तो जो सरफेस होते हैं उसकी जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो फिलअप हो जाती हैं. ओके, या ये कहिए कि जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल पर उतना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं अप्लाई कर पाते हैं और फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. ओके, मान लीजिए ये हमारा कोई भी सरफेस और उस सरफेस पर हमारे पास सरफेस के मॉलिक्यूल्स, ये है बॉडी, दिस इज सरफेस, और ये है सरफेस के मॉलिक्यूल. ओके, अब अगर बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो इनके बीच क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. लेकिन अगर आप इसके बीच में कोई पॉलिश या लुब्रिकेंट फिलअप कर देते हैं, कोई पॉलिश या लुब्रिकेंट फिलअप कर देते हैं, तो अब ये बॉडी का मॉलिक्यूल और सरफेस का मॉलिक्यूल एक दूसरे पे उतना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगा पाएंगे, यानी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर? तो अगर आप किसी सरफेस पे पॉलिश या लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है? मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, किसके? सरफेस का मॉलिक्यूल बॉडी के मॉलिक्यूल पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस है वो मीडियम पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं. फोर्सेस डिपेंड ऑन मीडियम. मीडियम चेंज, फोर्सेस चेंज. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट. बाय मेकिंग शार्प फ्रंट ऑफ बॉडी, हम क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका, जो हमारी
बॉडी है, मूविंग बॉडी, उनके जो फ्रंट है उनको हम थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रेन को देखोगे तो ट्रेन का जो इंजन होता है उसका जो फ्रंट होता है वो कभी भी फ्लैट नहीं होता, वो थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। ट्रेन फ्रंट, ठीक है, फ्लैट नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे क्या होता है, शार्प होता है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि अगर ये फ्लैट होगा, अगर ये फ्रंट क्या होगा, फ्लैट, तो एयर जो है वो क्या लगाएगी, ज्यादा प्रेशर लगाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये फ्रंट हाई फ्रिक्शन बाय एयर, लेकिन अगर हम इसी फ्रंट को थोड़ा सा ऐसे कर दें, ठीक है, फ्रंट, ठीक है, ट्रेन या एरोप्लेन कुछ भी बोल सकते हैं, तो इस वक्त जो एयर है, ठीक है, लो फ्रिक्शन, इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। तो चाहे ये ट्रेन हो सकती है या एक एरोप्लेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा एरोप्लेन के फ्रंट भी क्या होते हैं, थोड़े से ऐसे चोंच से निकली रहती है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होते हैं, ओके। इवन अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी को भी देखेंगे तो उनके फ्रंट क्या होते हैं, थोड़े ऑब्लिक शेप में होते हैं, फ्लैट नहीं होते। तो रीजन क्लियर हो गया, जिससे एयर का जो फ्रिक्शन है वो क्या हो, कम हो। इवन आपके जो हेलमेट होते हैं, अगर आप हेलमेट की भी शेप देखेंगे तो वो फ्लैट नहीं होती, वो भी थोड़ी सी ऐसे ऑब्लिक होती है, ऐसे, ठीक है ना, सेम ऐसे, ये क्लियर हो गया। तो रीजन वही है कि हर वो चीज जो एयर में क्या करेगी, मूव करेगी, चाहे वो आपकी ट्रेन हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे स्कूटी हो, इवन आपका हेलमेट भी, ठीक है ना, तो सबकी शेप क्या नहीं होती, फ्लैट नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा सा उसको एक ऑब्लिक शेप दे देता है। व्हाई? रीजन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय एयर, एयर का जो फ्रिक्शन वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक, ओके। नेक्स्ट, यूजिंग बॉल बेयरिंग, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा मशीनरी में ज्यादा यूज होता है मेथड। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर बॉडी है ए, और इसको दूसरी सर्कुलर बॉडी बी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, टर्न करना है। ये दोनों अटैच है, दोनों कोसेंट्रिक हैं, दोनों का सेंटर सेम है, और दोनों को क्या करना है, एक साथ मूव करना है। तो ए और बी की सरफेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा, वे खिसेंगे एक दूसरे को, तो डैमेज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में ऐसे ये थोड़े से सर्कल लगा देते हैं, इनकी शेप सर्कुलर होती है तो बॉल बोलते हैं, और बेयरिंग, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं बॉल बेयरिंग। इससे फायदा क्या होता है, जो हमारा फ्रिक्शन है, जो हमारा फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन में। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई वी यूज बॉल बेयरिंग, तो वी यूज बॉल bearing due to convert friction into rolling friction। जब हम बॉल बेयरिंग यूज करते हैं तो उस वक्त जो ये मशीनरी है, ये जो ए और बी है, ये रोलिंग फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। तो these are some point। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। कई बार लाइफ में ऐसा भी होता है कि हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए इन रेनी सीजन ग्राउंड्स आर वेट, रोड्स आर वेट, और उसमें क्या है, स्लिपी कंडीशन ज्यादा हो जाती है, फिसलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां मिट्टी डाल दी जाती है, सूखी मिट्टी डाल दी जाती है, जिससे फिसलन ना हो। इवन ये सबसे ज्यादा होता है जहां हमारे स्नो होते हैं, बर्फबारी जहां होती है, तो पूरी सड़क पे क्या है, बर्फ है, और जो व्हीकल्स हैं उस पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, फिसलते हैं, चल नहीं पाते हैं। तो वहां लोग क्या करते हैं, नमक या मिट्टी बर्फ के ऊपर डाल देते हैं, और टायर और बर्फ के बीच में क्या, मिट्टी या नमक आ जाता है, तो उससे क्या मिल जाता है, फ्रिक्शन मिल जाता है। यानी कई बार लाइफ में फ्रिक्शन हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड कराता है। जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन हमेशा हर बार हमारे अगेंस्ट हो।
ठीक है, वो बात अलग है। फ्रिक्शन कई बार हमारे अगेंस्ट होता है, लेकिन फ्रिक्शन कई बार हमारे फेवर में भी होता है, हमें सेफ्टी भी देता है। ओके, तो ये उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, सड़क जब रोड्स जब क्या हो जाते हैं, ड्यू टू द रेन या ड्यू टू द स्नो स्लिपी हो जाते हैं, व्हेन द रोड बिकम स्लिपी by the effect of rain या by the effect of snow, at that time we provide some sand or salt on the surface of road to make the safety of tire of vehicles, that's why they can't get slip। तो ये कई बार 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्फ के ऊपर जो रोड बर्फ या कीचड़ से, मतलब कुछ इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why we throw sand on snow road, तो टू प्रोवाइड द सेफ्टी टू व्हीकल्स। ओके, चलिए नाउ ट्रेडिंग ऑफ टायर। कई बार आपने देखा होगा कि जो टायर होते हैं, चाहे वो साइकिल के हों, किसी भी बाइक के, कार के, ट्रक के, किसी के भी हों, तो वहां उस टायर पे कुछ डिजाइन बने होते हैं। वी हैव सर्टेन पैटर्न डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ टायर, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ टायर। तो वो किस लिए, वो भी इसलिए कि जिससे क्या मिल सके, फ्रिक्शन मिल सके। एक वो जो टायर के ऊपर डिजाइन किए जाते हैं आड़े तिरछे, वो एक तरह की इरेगुलरिटीज प्रोवाइड की जाती है। और टायर को छोड़िए, हमारे जो शूज होते हैं, जो हम शूज स्लीपर पहनते हैं, तो अगर आप उसके नीचे देखेंगे तो देयर वी विल आल्सो गेट सर्टेन टाइप ऑफ डिजाइन। वो इसलिए जिससे हमें क्या, फ्रिक्शन मिले, हम फिसले ना। अगर चप्पल या जूते नीचे से क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो उसमें फिसलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और जितने भी न्यू पेयर्स होते हैं, आप नई चीजें खरीद के लाते हैं, शूज या स्लीपर, उसमें डिजाइन होते हैं, बड़े फाइन डिजाइन होते हैं। रीजन टू प्रोवाइड द फ्रिक्शन बाय विच यू कैन वॉक वेरी सेफली ऑन द सरफेस। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए ओके स्टूडेंट्स, now we have very interesting topic, friction is necessary evil। वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन इज नेसेसरी यानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो एक इविल भी है, यानी हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो समझ लीजिए क्यों। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल बिकॉज इट हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन आवर लाइफ। फ्रिक्शन के हमारी लाइफ में एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो चूंकि एडवांटेज है तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और डिसएडवांटेज है तो वो एक तरह का क्या हुआ, इविल। तो लेट्स सी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले इट हेल्प टू स्टार्ट एंड स्टॉप द मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को स्टार्ट करता है और मोशन को क्या करता है, रोकता है। तो कई बार बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये बात तो उनको इजीली समझ में आ जाती है कि भाई फ्रिक्शन मोशन को रोकता है। कैसे? मान लीजिए वी हैव अ मूविंग फुटबॉल, ये चल रही है ऐसे रोल करते हुए, तो आगे की तरफ एक फोर्स है जो इसको आगे ले जा रहा है, और सरफेस और बॉल के बीच में एक फ्रिक्शन है जो इसको पीछे लग रहा है। तो बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि भाई ये फ्रिक्शन इस फोर्स के इफेक्ट को कम कर देता है और थोड़ी दूर जाके बॉल रुक जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चलने से पहले ये बॉल क्या था, रेस्ट पे था। फुटबॉल जो था वो चलने से पहले क्या था, रेस्ट पे। ठीक है, प्लेयर ने इस पर जो किक किया, किक लगने से पहले ये फुटबॉल क्या था, रेस्ट पे था। तो जरा लेट्स सी फ्रिक्शन ने इसको कैसे चलाया। तो मैं क्या करता हूं, मान लेते हैं हम इस ए बी सी और डी, इस फुटबॉल के सरफेस पे वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट। तो मैंने फिलहाल 4 पॉइंट ले लीजिए, और इनमें से एक पॉइंट ऐसा है डी जो अर्थ के कांटेक्ट में है। ए बी सी का अर्थ से कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फुटबॉल का कुछ पॉइंट ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल डी, जो अर्थ के क्या होंगे, कांटेक्ट में। तो अर्थ के जो मॉलिक्यूल हैं उन्होंने डी मॉलिक्यूल को क्या कर लिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कैच कर रखा है। ठीक है, अर्थ का ए पर कोई फोर्स नहीं है, बी पर कोई फोर्स नहीं है, सी पर कोई फोर्स नहीं है। अर्थ के मॉलिक्यूल का जो फोर्स है वो केवल किस पर है, डी मॉलिक्यूल पर, क्योंकि वो उनके बीच क्या है, कांटेक्ट। ओके, जैसे ही ये प्लेयर आता है और प्लेयर इस पर आके क्या लगाता है, किक लगाता है, तो क्या होता है जरा समझना, ए बी सी ये तीनों क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है,
ए आगे खिसकना चाहेगा, बी ऐसे आगे खिसकेगा, सी आगे खिसकेगा। बात समझ आ गई? अब ये जो डी है, जरा ध्यान देना, समझिएगा, अगर डी फिक्स नहीं होता तो मालूम है जो बॉल है वो स्लाइड करती, रोल नहीं करती, सीधा स्लाइड करती। लेकिन चूंकि अर्थ ने इस डी को क्या किया हुआ है, पकड़े हुए है, तो ए भी एक्शन में आ जाएगा, बी, ये तीनों पॉइंट एक्शन में आ जाएंगे, लेकिन डी क्या नहीं होगा, एक्शन में नहीं आएगा, वो अभी भी वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब अपनी अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, ये सब अपनी अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉडी है फुटबॉल, ये इस तरह से आगे खिसकती है, ए यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा और सी नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो तब जाके ये क्या हुआ, रोलिंग मोशन हुआ। बात समझा में? फुटबॉल में रोलिंग मोशन क्यों आया, क्यों वो लुढ़की, रोलिंग मोशन क्यों आया, क्योंकि अर्थ ने डी को कैच किया हुआ था। वो बात अलग है, थोड़ी देर बाद ये जो किक का जो फोर्स है वो इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है बाद में। ठीक है, फुटबॉल के सभी पॉइंट मोशन में आ जाते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में कौन आएगा, डी आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा, डी। क्लियर हो गया? इसलिए फुटबॉल क्या करती है, रोल करती है। अगर अर्थ इस डी को ना कैच करे तो जैसे ये प्लेयर इसको किक मारेगा, फुटबॉल स्लाइड करेगा, रोल नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो फुटबॉल में जो रोलिंग मोशन आया वो किसकी वजह से आया, फ्रिक्शन में। बात समझ आ गई? ओके। इवन जब हम चलते हैं तो हमने एक स्टेप लिया, फोर्स लगा के, अर्थ ने हमें फिर कैच कर लिया, फिर हमने दूसरा स्टेप लिया, अर्थ ने हमें फिर कैच कर लिया। हम हर बार अपने पैरों पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और उस फ्रिक्शन को तोड़ते हैं और फिर अर्थ पर आ जाते हैं, अर्थ में फिर कैच कर लेती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो हम केवल एक बार फोर्स लगाएंगे और फिसलते चले जाएंगे। हम अपनी लाइफ में क्या, कई बार हम सभी कभी ना कभी फिसले हैं, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम फोर्स लगा के अपना पैर को अर्थ पे रखते हैं तो एक खास कंडीशन में अर्थ और पैर को क्या नहीं मिल पाता, फ्रिक्शन, और हम फिसल जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, इसी के बाद राइटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू इट। जो हम राइटिंग हमारी डेली लाइफ का एक खास हिस्सा है, तो राइटिंग भी क्या होती है, फ्रिक्शन की वजह से। जो इंक के मॉलिक्यूल होते हैं वे जब भी सरफेस पर आते हैं, चाहे वो हमारी नोटबुक हो, चाहे वो बोर्ड हो, पता नहीं लाइफ में हम कहाँ राइटिंग करते हैं, तो वो जो इंक है जिसको हमने राइटिंग के लिए यूज किया है, उसके मॉलिक्यूल जैसे ही सरफेस पर आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो उसमें क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं। जैसे इंक के मॉलिक्यूल सरफेस के मॉलिक्यूल के पास आए तो उसको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं बाय एडहेसिव फोर्स। आगे एक चैप्टर आएगा जहां हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वहां हम एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स क्या है उस बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं। जब अट्रैक्शन होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, एक जैसे मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और जब मॉलिक्यूल होता है, जब अट्रैक्शन होता है डिफरेंट, तो उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। क्लियर होता है? ये हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे, जब इंक के मॉलिक्यूल सरफेस पर आते हैं तो सरफेस का मॉलिक्यूल इंक को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन। राइटिंग पॉसिबल होती है। क्लीनिंग इज ऑल्सो ड्यू टू, ऐसे ही जब हम सफाई करते हैं तो सफाई के लिए हमने जो मटेरियल यूज किया है, कपड़ा या कुछ भी, तो जब हम उसको सरफेस पर घिसते हैं तो वो मॉलिक्यूल को अपने साथ लेके चला जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप कितनी भी फोर्स लगाइए, सफाई होगी नहीं। ठीक है? चलिए, वी कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट। अपनी डेली लाइफ में जैसे हम पेन को यूज करते हैं, हम पता नहीं डिफरेंट चीजों को होल्ड करते हैं, तो वो भी किस लिए, मान लीजिए अगर मैंने मार्कर होल्ड किया हुआ है तो वो किस लिए, क्योंकि मेरी उंगलियों और इस फिंगर और मार्कर के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। क्लियर? तो डेली लाइफ में जो होल्डिंग है वो भी किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। अगर मैं अपने हाथ पे कुछ लुब्रिकेंट लगा लूं, चिकनाहट लगा लूं, तो फिर मैं शायद इस मार्कर को उतनी अच्छी तरह से पकड़ ना पाऊं। ओके, चलिए, तो these are some event which are in our favor and they are possible due to the friction. Now disadvantage क्या है फ्रिक्शन के, it cause wear and tear। आप कई बार देखते होंगे जो हमारे व्हीकल्स के टायर हैं या हमारे स्लीपर या जो शूज हैं, उनके नीचे कुछ परफेक्ट डिजाइन होते हैं, ठीक है, जो फ्रिक्शन के लिए होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखते हैं वो क्या हो जाता है, घिस जाते हैं। या कोई भी चीज हो,
हम नई चीज लेके आते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता है हम देखते हैं वो चीजें घिसनी शुरू हो जाती हैं। तो वो चीजें क्यों वियर एंड टियर हो जाती हैं? ड्यू टू द फ्रिक्शन, क्योंकि एक बॉडी अलग अलग बॉडी के कांटेक्ट में आती है और उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाती है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। हमारी डेली लाइफ में देखिए वी हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जब वे न्यू होती है, न्यू ब्रांड होती है, दे लुक वेरी फाइन, लेकिन एज द टाइम पास ऑन ड्यू टू द फ्रिक्शन वो धीरे धीरे फेड होती चली जाती है, घिसती चली जाती है। ओके, लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का भी क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, हमने ये माना कि भाई फ्रिक्शन हमें चलने में क्या करता है? हेल्प करता है, लेकिन हम जितनी एनर्जी चलने में लगाते हैं उस एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा फ्रिक्शन में क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। तो ठीक है, मूविंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, लेकिन दूसरी साइड वो हमारी थोड़ी सी एनर्जी को क्या करता है? वेस्ट भी करता है। तो दीज आर सम पॉइंट which explain how friction is helpful in our life and how sometimes it is not in our favor. So that's why friction is called necessary evil. Thank you.